चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves formation of male and female gametes either by same individual or by different individual of opposite sex। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है और ये दोनों गैमेट्स या तो सेम इंडिविजुअल से हो सकते हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल से हो सकते हैं। ठीक, ये एक पॉइंट तो ये कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होना होगा। दूसरा ये कि ये सेम पेरेंट से हो सकता है, सेम इंडिविजुअल से या डिफरेंट इंडिविजुअल से आ सकते हैं दोनों गैमेट्स। These gametes fuse to form zygotes which develops to form new organism। और तीसरा क्राइटेरिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमेट्स का फ्यूजन होना है और उससे डेवलप होगा जाइगोट। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अगर कंपेयर करेंगे हम असेक्सुअल से तो ये स्लो है और कॉम्प्लेक्स और इलाबोरेट प्रोसेस है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। ठीक, because of fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to parents or among themselves। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि आइडेंटिकल बन रहा था और क्लोन्स बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल नहीं बनेंगे, ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के आइडेंटिकल भी नहीं होंगे और पेरेंट्स के आइडेंटिकल भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उस दौरान जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्रॉस लिंकिंग वगैरह होता है, जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे वो सब। इस वजह से फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में और पेरेंट्स से भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन आपको ये बन सकता है, स्टेटमेंट के तौर पे बन सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको दे देगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक, दूसरा गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल, दोनों हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक, गैमेट्स आर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी होता है, गैमेट का फ्यूज होना होगा और फिर जाइगोट बनेगा। स्टेटमेंट में ये भी दे सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और चौथा स्टेटमेंट में ये दे सकता है कि ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और टू देमसेल्व्स, ना तो पेरेंट्स से और जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो भी एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक, नीचे आते हैं इस पैराग्राफ में। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, plant, animal and fungi so that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो ये दिख रहा है ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ, इसका सिंपल ये मतलब है कि ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई सब देखने में अलग अलग है, सबका एक्सटर्नल फीचर अलग है, बट जब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा सब में लगभग सिमिलर होगा। समझे? तो बस यहाँ से यही स्टेटमेंट बना सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सिमिलर इन दीज ऑर्गेनिजम्स। पैटर्न जो है, प्रोसेस जो है लगभग सिमिलर होता है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग सिमिलर ही होगा। चलते हैं यहाँ पर, ये पिंक वाले पैराग्राफ में देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा उससे पहले उसको एक ग्रोथ, एक सर्टन स्टेज में ग्रोथ होना चाहिए और मैच्योरिटी आनी चाहिए उसमें। ठीक, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, और उस पीरियड जो होता है ग्रोथ जब तक कि वो बर्थ से लेके उस मैच्योरिटी तक ना आ जाए, उस पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, और इसी फेज को, जुवेनाइल फेज को ही वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट्स में। ठीक, दिस फेज इज अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो फेज है, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, ये सब में अलग अलग है, अलग अलग टाइम है ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग, किसी में 10 साल, किसी में 15 साल, किसी में 2-3 महीने, किसी में कुछ, तो सब में अलग अलग है। ठीक, तो ये दे सकता है आपको
कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू a certain stage and sexual maturity when they start sexual reproduction is called juvenile phase, और इस प्लांट को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ठीक, फिर दूसरा स्टेटमेंट में दे सकता है कि जुवेनाइल फेज इज वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, वेरिएबल होता है। ठीक, चलते हैं नीचे इस पैराग्राफ में। The end of juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in higher plants when they come to flower। ठीक है, जब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज जब खत्म होगा, एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो आपको पता चल जाएगा, वो दिखने लगेगा। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर होगा, एनिमल्स में अलग अलग साइन आते हैं, ह्यूमन्स में भी आप देखते हैं बेयर्ड मोस्टेज आने लगते हैं, तो ये सब साइन है कि अब जुवेनाइल फेज खत्म हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज स्टार्ट होगा मतलब। ठीक, in some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period? किसी प्लांट में होता है जैसे फ्लावरिंग एक से 2-3 बार 4 बार बहुत बार होता है, मतलब एक से ज़्यादा बार होता है उसके लाइफ टाइम में, तो उस पीरियड के बाद एक फ्लावरिंग हो फिर दूसरे फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड को क्या कहेंगे? जुवेनाइल कहेंगे या मैच्योर कहेंगे? मैच्योर कहेंगे उस पीरियड को। ठीक, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि द पीरियड, क्वेश्चन ये बनेगा कि फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट डू यू कॉल द इंटरफ्लावरिंग पीरियड? इंटरफ्लावरिंग पीरियड इज कॉल्ड मैच्योर पीरियड। जुवेनाइल पीरियड नहीं बोलेंगे उसको, मैच्योर बोलेंगे, क्योंकि उससे पहले ही एक बार वो फ्लावरिंग कर चुका है। ठीक, plants, the annual and biennial types show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phase। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं एनुअल होते हैं और बाइनियल होते हैं, समझे, सीजन के हिसाब से, 1 सीजन 2 सीजन। तो उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट और वेजिटेटिव फेज जो है सब में अलग अलग क्लियर कट डिवीजन दिखेगा। सबसे पहले 1-2 महीने उसमें ग्रोथ होगी वेजिटेटिव, फिर फ्लावरिंग होगा, फिर उसमें सीड्स बनेंगे, फिर एडोलेस सेनेसस आ जाएगा। ठीक, तो क्लियर कट डिवीजन होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसस फेज आर शोन, इसमें देखने को मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा बाइनी एनुअल और बाइनियल। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, बट इन पेरिनियल स्पेसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस स्पेसीज। जो एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग करता है या पेरिनियल सालों साल होता है, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्लियर कट डिवीजन, इसका डिवीजन का। A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years. इस ये भी लाइन बहुत बार पूछा गया स्टेटमेंट में कि bamboo species flowers only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years. Produce large amount of fruits and die. एक बार वो फ्लावरिंग करेगा उसके बाद फिर वो मर जाएगा। जिंदगी में एक ही बार फ्लावरिंग करता है बैम्बू स्पेसीज। स्टेटमेंट में पूछता है या फिर ये भी पूछ सकते हो, ऑप्शन देके ही पूछते हैं ABC करके, लेकिन स्टेटमेंट में ज़्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलंथस कुंथीनिया, इसका निक नेम है नीला कोरेंजी, क्योंकि फ्लावरिंग ब्लू कलर का फ्लावर देता है, ये निक नेम है इसका नीला कोरेंजी। ठीक है, साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलंथस कुंथीनिया। फ्लावर ओनली वंस इन 12 ईयर्स, ये भी 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोबिलंथस कुंथीनिया। As many of you know that this plants flower during September and October। ये स्टेटमेंट ही पूछता है कि नीला स्ट्रोबिलंथस कुंथीनिया फ्लावर इन विच सीजन, तो पता रहेगा विच मंथ, तो सितंबर अक्टूबर याद रखना है, सितंबर से अक्टूबर के बीच फ्लावरिंग करता है। लास्ट टाइम फ्लावरिंग किया था एक बार 2006 में किया था, उसके बाद तो 2018 में भी किया है, कि 12 साल बाद करता है। 2006 यहाँ दिया हुआ है तो आपसे 12 साल जोड़ लीजिए, 2018 हो गया, फिर अगला नेक्स्ट टाइम कब होगा, 2030 में होगा। ठीक, इट्स मास फ्लावरिंग transferred the large tracts of hilly areas in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu into blue stretches and attract a large number of tourists। ये भी स्टेटमेंट देता है कि स्ट्रोबिलंथस कुंथीनिया किस इलाके में पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है, तो हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट का नाम याद रखना है आपको। ठीक, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ये भी स्टेटमेंट देता है, अट्रैक्ट टूरिस्ट। In animal, juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior। एनिमल में जो है ना जुवेनाइल फेज और एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में चेंजेस आएगा जब ट्रांसफर होगा एक फेज से दूसरे फेज, तो समझे, फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आएगा। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म।
जैसे आपका वेजिटेटिव फेज वेरिएबल था, वैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है, समझे। किसी में 2 साल, किसी में 5 साल, किसी में कुछ, ठीक। जैसे आप सुने हैं कि ह्यूमन में होता है 14-15 साल में या 12 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और 45 से 50 साल में फीमेल में मेनार्की आ जाता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पीरियड खत्म हो जाती है। तो वैसे ही अलग अलग में अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग एनिमल में, अलग अलग प्लांट में, ठीक है। चलते हैं। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ह्यूमन बीइंग में कुछ चेंजेस आते हैं जब जुवेनाइल फेज से एडोलेसेंट फेज या रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, तो वो आपको लिस्ट करना है कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस दे दीजिएगा आप। जैसे मोस्टेज आएगा, बीएड होगा, आने लगेगा, उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे, ये सारे चेंजेस आपको लिखने हैं अगर पूछा तो, ठीक। यू विल नोटिस डैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली। जो बर्ड्स नेचर में होते हैं वो सीजनली ले एग्स को ले करते हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, बर्ड्स कैप्टिविटी में होता है, कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल ही ये अंडा देता है, एग ले करता है, ठीक। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन बट अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये जो इस केस में जब हम पोल्ट्री बर्ड्स को फॉर्म में रखते हैं तो इसमें ये नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं है, समझे। ये एक हम इसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का, और उसको फॉर कमर्शियल यूज। The female placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase, ठीक। जो प्लेसेंटल मैमल्स है उसके फीमेल्स जो हैं कुछ एक्टिविटी शो करता है ओवरीज में और एक्सेसरी डक्ट में, चेंजेस आते हैं साइक्लिकली, ठीक। ये स्टेटमेंट ये पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स साइक्लिकल चेंजेस अकर्स इन ओवरीज एंड एक्सेसरीज। तो आपको प्लेसेंटल मैमल्स का एग्जांपल चुनना है, जो ऑप्शन में देगा उसमें से देख लीजिए कौन सा एग्जांपल प्लेसेंटल मैमल्स है, ठीक। प्लेसेंटल मैमल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमेट्स, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इन प्राइमेट्स mammals like cows, sheep, rats, deer, dogs, tiger, etc. such as cyclical changes during reproduction are called estrous cycle, ठीक। जो नॉन प्राइमेट्स है उसमें जो साइक्लिकल चेंजेस होता है ओवरीज में और एक्सेसरी डक्ट में उसके फीमेल्स में, उसको बोलते हैं estrous cycle। तो आपको दे देगा ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग estrous cycle आर ऑब्जर्व। तो ऑप्शन में दे देगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है आपको, या फिर ऐसे या बना देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग estrous cycles आर नॉट ऑब्जर्व। तो इसमें से सबका ऑप्शन दे देगा, एक को दूसरा दे देगा जो जिसमें estrous cycle नहीं होगा, ठीक। Whereas in primates, monkeys, apes and humans, it is called menstrual cycle। जब वही साइकिल नॉन प्राइमेट्स में इसको हम स्ट्रेस बोलते थे, इसमें हम बोलेंगे menstrual cycle, ठीक है। तो किसमें है, मंकी, एप्स, ह्यूमंस, ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए। तो वो पूछ देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, तीनों एग्जाम्पल होगा, फिर लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दीज, 4 मल्टीपल चॉइस करके, तो आपको ऑल ऑफ दीज करना है, या फिर वो उसमें नोट लगा देगा तो आपको चुनना है कौन सा नहीं है, या फिर स्टेटमेंट दे देगा इन प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। Many mammals, especially those living in nature, wild condition, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स वो एनिमल होते हैं या वो मैमल्स होते हैं जो एक पार्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन में ही या पार्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन साइकिल शो करता है, जैसे मेंस्ट्रुअल या एस्ट्रस साइकिल शो करेगा वो, तो उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स, ठीक। एक पार्टिकुलर सीजन में ही साइकिल शो करता है, वो रिप्रोडक्टिव फेज शो करता है और बाद बाकी टाइम नहीं करता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर लाइफ एंड हेंस कॉल कंटिन्यूस ब्रीडर, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। कुछ मैमल क्या करते हैं, पूरा साल को सीजन से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं रिप्रोडक्टिवली, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ठीक।
द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज का जो एंड होगा ना, तो उसको हम सेनेसेंस या ओल्ड एज कंसिडर कर सकते हैं। कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। ओल्ड एज और सेनेसेंस का पैरामीटर है कि रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो गया है। ठीक, स्टेटमेंट में देखिए पूछता है ये द एंड ऑफ द फेज, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। ठीक है, देयर आर कॉन्कॉमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पेन। ये जो लास्ट फेज है ना सेनेसेंस या ओल्ड एज, उसमें क्या होता है, कॉन्कॉमिटेंट मतलब कुछ साथ साथ चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, एजिंग। ठीक, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ। ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली तो आपको डेथ होना ही है। चलिए, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इतना यहाँ से स्टेटमेंट दे सकता है एक दो यहाँ से। इसमें देखते हैं, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस। प्लांट्स और एनिमल्स में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज। जैसे देखिए हमें जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस, ये तीनों फेज का जो ट्रांजिशन है ना, उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स और एनिमल्स में। इंटरेक्शन बिटवीन hormone and certain environmental factors regulate the reproductive process and the associated behavioral expression of organism and the associated behavioral expression of organism। ठीक, हार्मोन का इंटरेक्शन और एनवायरमेंटल फैक्टर ही बहुत बड़ा प्ले रोल करता है, वो ज़्यादा रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करने में। ठीक, अब आते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक, जैसे आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी अटेन हो गई, जब वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया, उसके बाद सेक्सुअल पीरियड स्टार्ट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पीरियड। तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस that have remarkable fundamental similarity even though the structures associated with the sexual reproduction are indeed very different। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकते हैं, पर जो उसमें इवेंट्स होंगे ना वो लगभग सिमिलर होंगे, फंडामेंटली सिमिलर होंगे। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो रेगुलर सीक्वेंस। जो इवेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स है, इलाबोरेट है, बट एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन of male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis। तो आपको बोल देगा सीक्वेंस में which of the following is the correct sequence of events in sexual reproduction। तो आपको पहले पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेट होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फिर दूसरा दे देगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और तीसरा दे देगा एम्ब्रायोजेनेसिस। उसको अरेंज करने देगा ABCACB या BCA, इस तरह से दे देगा। ठीक, अरेंज करने के लिए देगा आपको। तो आपको अरेंज करना है कौन सा सीक्वेंस पहले आता है, कौन सा सीक्वेंस बाद में आता है। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए आप इस सारे इवेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस दिस sequential events may be grouped into 3 distinct stages, namely प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सिंपल, कन्वीनियंस के लिए, ये कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ऐसे बोल दिए प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपको यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। वो सीक्वेंस देखिए आपको सीक्वेंस बनाने के लिए देगा, वो लिख देगा ABC करके, उसको सीक्वेंस में 4 ऑप्शन में दे देगा, सबका सीक्वेंस चेंज कर देगा, एक सीक्वेंस सेलेक्ट करना है जो सही है। ठीक, इवेंट से ही क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं, आज इतना ही, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में कि कौन सा इवेंट में क्या क्या है। ठीक, सेफ्टी रखना है।